अमेरिका और ईरान के बीच गहराते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा को लेकर एक सनसनीखेज और चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। तुर्की दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर ईरान से जुड़ी एक बेहद गंभीर और विश्वसनीय हत्या की साजिश असैसिनेशन थ्रेट का पता चला था। यदि अमेरिकी खुफिया एजेंसी यानी CIA और सीक्रेट सर्विस समय रहते सतर्कता ना दिखाती और एक अभूतपूर्व ऑपरेशन ना चलाती तो एक बड़ा वैश्विक संकट सामने आ जाता। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई महीने में तुर्की के अंकारा में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान ईरानी एजेंसियां या उनसे जुड़े समर्थित समूहों द्वारा ट्रंप को निशाना बनाने का एक हाई प्रोफाइल इनपुट मिला था। इस बेहद संवेदनशील खतरे को देखते हुए अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने रातों रात अपनी सुरक्षा रणनीति बदली और ट्रंप को एक सीक्रेट फ्लाइट के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। ईरान से बने खतरे के स्तर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंकारा एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और पूरी दुनिया की नजरों में धूल झोंकने के लिए एक डिकॉय यानी भ्रम पैदा करने वाला विमान इस्तेमाल किया गया। सार्वजनिक रूप से ट्रंप को उनके प्रसिद्ध आधिकारिक विमान एयरफोर्स 1 में सवार होते हुए दिखाया गया है। कैमरों के सामने वो विमान की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। तमाम तस्वीरें हम देखते हैं, लेकिन संदिग्धों को लगे कि राष्ट्रपति उसी विमान के अंदर मौजूद हैं, इसलिए किया गया। विमान के अंदर पहुंचने के बाद ट्रंप को बेहद गोपनीय तरीके से एक एयरपोर्ट कैटरिंग फूड ट्रक की ओट और घेरे में लाया गया। बिना किसी की नजर में आए उन्हें अंकारा रनवे पर खड़े दूसरे छोटे सैन्य विमान C-32A तक पहुंचाया गया। असली एयरफोर्स 1 में सवार व्हाइट हाउस के कर्मचारियों और साथ चल रहे पत्रकारों को राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी की भनक तक नहीं लगने दी गई। सुरक्षा कारणों से पत्रकारों को उड़ान भरते समय खिड़कियों के पर्दे बंद रखने के सख्त निर्देश थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के मुताबिक यह पूरा सीक्रेट ऑपरेशन ईरान से उत्पन्न हुए एक प्रत्यक्ष खतरे के जवाब में था। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस प्रॉक्सी वॉर में तेहरान लंबे समय से अपने वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व और पूर्व सुप्रीम लीडर की मौतों का बदला लेने की बात कहता रहा है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला था कि तुर्की के हवाई क्षेत्र या मध्य पूर्व के संवेदनशील इलाकों से गुजरते समय राष्ट्रपति के विमान को किसी मिसाइल या अत्याधुनिक तकनीकी हमले से निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप उस दौरान कतर से मिले नए बोइंग 7478 विमान का उपयोग कर रहे थे। हालांकि यह विमान बेहद आधुनिक था, लेकिन सीक्रेट सर्विस का मानना था कि उच्च खतरे वाले क्षेत्रों में इस नए विमान की सुरक्षा और काउंटर मेजर तकनीक की पूरी तरीके से परीक्षण होना बाकी है। किसी भी जोखिम से बचने के लिए तुरंत बैकअप प्लान लागू किया गया। इस बेहद गोपनीय योजना के तहत दोनों विमानों ने लगभग एक ही समय पर अंकारा से उड़ान भरी। डिकॉय के तौर पर उड़ाया गया पुराना एयरफोर्स 1 वास्तविक खतरे को अपनी ओर आकर्षित करने और ध्यान भटकाने के लिए हवा में था, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप C-32A सैन्य विमान से पूरी सुरक्षा के साथ यात्रा कर रहे थे। रात लगभग 10:30 बजे के आसपास ट्रंप को लेकर C-32A ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स स्टेशन बिल्डन हॉल पर सुरक्षित उतर गया। महज कुछ ही मिनटों के बाद नकली एयरफोर्स 1 भी वहां लैंड हुआ। व्हाइट हाउस के अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस के इस त्वरित और सटीक रणनीति के चलते संभावित ईरानी साजिश पूरी तरीके से नाकाम हुई। इस खुलासे पर प्रतिक्रिया देते हुए व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिका के कई वैश्विक दुश्मन, विशेषकर ईरान जैसे देश, हमारे राष्ट्रपति को टारगेट करने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार और हमारी खुफिया एजेंसियां ऐसे हर खतरे को समय रहते बेअसर करने की पूरी क्षमता रखती हैं। सुरक्षा, गोपनीयता और तमाम दावे व्हाइट हाउस की तरफ से किए गए। ट्रंप की हत्या की जो ईरानी साजिश थी वो नाकाम हुई है और ये बड़ी खबर है आज की। बढ़ेंगे आगे। बार बार जंग के नुकसान का हवाला देकर अमेरिका से हर जाना कंपनसेशन ऐंठने की फिराक में बैठे ईरान को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा करारा जवाब दिया है जिसने तेहरान के रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए हैं। ईरान द्वारा रखी जा रही शर्तों पर ट्रंप ने पहले नहले पर दहला मारा और स्पष्ट किया कि अगर भविष्य में ईरान के साथ कोई भी शांति वार्ता होती है तो उसका पहला एजेंडा ईरान द्वारा अमेरिकी नागरिकों और वैश्विक सुरक्षा को पहुंचाए गए नुकसान का मुआवजा देना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट शब्दों में तेहरान को आईना दिखाया, कहा
कि दशकों से ईरान और उसके द्वारा प्रायोजित आतंकी समूहों ने जो तबाही मचाई है उसकी कीमत अब ईरान को ही चुकानी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तीखा पोस्ट शेयर किया। ईरान की दोगली नीति पर कड़ा प्रहार किया। ट्रंप ने लिखा, यह बेहद दिलचस्प विचार है क्योंकि अब मैं भी ईरान से मुआवजे की मांग कर रहा हूं। ट्रंप ने तेहरान की क्रूरता का ब्यौरा दिया और याद दिलाया कि कैसे ईरानी शासन ने सड़क किनारे आईडी लगाई, विस्फोटक और अपनी कुख्यात फोर्स के जरिए हजारों बेगुनाहों की जान ले ली। ट्रंप ने कहा कि ईरान के हमले में मारे गए लोगों और घायलों के परिवारों को तेहरान से पाई पाई का हिसाब और मुआवजा हम दिलवाएंगे और मिलना भी चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप अपने प्रतिनिधियों और सलाहकारों को सख्त निर्देश दे रहे हैं कि भविष्य में होने वाली किसी भी कूटनीतिक या शांति वार्ता में ईरान से मुआवजे का मुद्दा प्राथमिकता पर रखा जाए। उन्होंने मुख्य रूप से इन घटनाओं का उल्लेख किया। साल 2000 में हुए इस कायरतापूर्ण हमले में मारे गए 17 अमेरिकी नाविक और परिवारों के लिए मुआवजे की मांग भी की। सुलेमानी की अगुवाई में ईरान समर्थित गुटों द्वारा आईडी और मिसाइल हमलों में मारे गए जीवन भर के लिए दिव्यांग हुए हजारों सैनिकों का मुआवजा पिछले 50 वर्षों में ईरानी शासन की निरंकुशता का शिकार हुआ। प्रदर्शनकारियों और नागरिकों के परिवारों को क्षतिपूर्ति ट्रंप ने बिना विस्तृत विवरण दिए पिछले 5 महीनों में हुई करीब 52,000 मौतों का जिक्र करते हुए ईरान को कटघरे में खड़ा किया। ट्रंप का यह आक्रामक रुख तब सामने आया जब ईरान ने वैश्विक व्यापार के बेहद संवेदनशील रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के बदले अमेरिका के सामने अनुचित शर्तों की झड़ी लगा दी थी। ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहम्मद बाघेर जोलगादर और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने मांग रखी थी कि अमेरिका लेबनान, फिलिस्तीन, यमन और इराक में जारी सैन्य कार्रवाइयों को पूरी तरीके से रोक दे। साथ ही अमेरिका द्वारा लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंध भी हटाए जाएं, फ्रीज की गई संपत्तियों को तुरंत रिलीज किया जाए, ईरान को हुए आर्थिक नुकसान का भारी भरकम मुआवजा दिया जाए। ईरान की इस ब्लैकमेलिंग कूटनीति पर पानी फेरते हुए ट्रंप ने उल्टे ईरान पर ही मुआवजे का भारी भरकम दावा ठोक दिया, जिससे तेहरान की पूरी रणनीति पटरी से उतर गई। अमेरिका और उसके सहयोगियों की सटीक और आक्रामक सैन्य कार्रवाई में शिया देश ईरान को अपूर्णीय क्षति पहुंची है। शुरुआती हफ्तों के हमलों में ही ईरान के कई महत्वपूर्ण मिसाइल निर्माण केंद्र और लॉन्च साइट्स खाक हो गए। उसे 145 अरब डॉलर लगभग 52 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक और सैन्य नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी ओर पेंटागन के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस संघर्ष और अपनी रणनीतिक संपत्तियों की सुरक्षा में अमेरिका का अब तक 3.15 लाख करोड़ रुपए करीब 38 अरब डॉलर खर्च हुआ है। यद्यपि विशेषज्ञों का मानना है कि सैन्य साजो सामान और मिसाइल रिप्लेसमेंट को मिलाकर ये लागत बहुत अधिक हो जाएगी। कुल मिलाकर सीधे तौर पर समझा जाए तो ईरान मुआवजा मांग रहा था अमेरिका से और अब अमेरिका ने कह दिया भैया मुआवजा तो हमें भी चाहिए। तेहरान की ब्लैकमेलिंग पर ट्रंप का वार चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिका के साथ गहराते सैन्य और कूटनीतिक तनाव के बीच ईरान के कट्टरपंथी शासन ने अपनी युद्ध रणनीतियों को और अधिक उग्र रूप दे दिया है। तेहरान ने अपनी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा संस्था की जो कमान है यानी कि रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC पूर्व कमांडर और अमेरिका विरोधी उग्र रुख के लिए विख्यात मोहसेन रजोई को सौंपी है। ईरानी राष्ट्रपति पेशकियान द्वारा की गई नियुक्ति साफ दर्शाती है कि ईरान शांति और कूटनीतिक रास्तों को बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करने जा रहा है। आक्रामकता बढ़ेगी। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ इस तरह की सैन्य पैंतरेबाजी से तेहरान न केवल मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ा रहा है बल्कि खुद अपने विनाश की पटकथा भी लिख रहा है। 71 वर्षीय मोहसेन रेजाई ईरानी सत्ता व्यवस्था के उन चेहरों में शामिल हैं जो लंबे समय से अमेरिका हित और पश्चिमी देशों के खिलाफ आक्रामक नीतियां बनाने में शामिल रहे हैं। रेजाई ने 1981 से 1997 तक ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC का नेतृत्व किया था। ये वही दौर था जब ईरान इराक युद्ध हुआ और तेहरान ने पूरे क्षेत्र में अपने उग्रवादी नेटवर्क की नींव रखी थी। सैन्य कमान से हटने के बाद से रजाई सत्ता के शीर्ष गलियारों में सक्रिय था और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुस्तफा खामनी के सैन्य सलाहकार के रूप में काम कर रहा था। अब पेशकियान के यानी राष्ट्रपति पेशकियान के दफ्तर द्वारा उन्हें सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी SNSC का सचिव बनाए जाने का निर्णय ये साबित करता है कि ईरान कूटनीतिक हल तलाशने के बजाय अमेरिका को उकसाने के लिए सैन्य कट्टरपंथियों पर भरोसा कर रहा है। रिजाई से पहले इस पद पर मोहम्मद बाकर जोलघद्र तैनात थे, जिन्हें अब खामनेई का राजनीतिक सलाहकार बनाया गया है।
मोहसेन रेजाई की नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान लगातार दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। वैश्विक तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार के सबसे अहम रास्ते को बाधित करने की कोशिश कर रहा है। ईरान लगातार धमकियां देता रहा है। इसी साल जुलाई में रेजाई ने एक बेहद भड़काऊ बयान भी दिया था। हॉर्मुज पर नियंत्रण होना दर्जनों परमाणु बमों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह बयान था उसका। रेजाई का यह बयान ईरान की उस विस्तारवादी और अराजक सोच को उजागर करता है जहां वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मुक्त समुद्री व्यापार की धज्जियां उड़ाना दिखाता है। हॉर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को बंधक बनाने की ईरान की कोशिशों के सामने अमेरिका वैश्विक सुरक्षा और निर्बाध व्यापार की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ा है। ईरान की इस नई कूटनीतिक और सैन्य घेराबंदी के जवाब में अमेरिका ने हमेशा शांति और वैश्विक स्थिरता का रुख अपनाया है, लेकिन अपनी और अपने सहयोगियों की सुरक्षा पर कोई आंच ना आए, इसके लिए पेंटागन पूरी तरीके से मुस्तैद है। ईरान की नई पैंतरेबाजी इस बात का भी प्रमाण है कि अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों और सैन्य दबाव से तेहरान की शासन व्यवस्था पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। एक तरफ ईरान जंग में हुए नुकसान का हवाला देकर अमेरिका से हट जाना ऐलान की निरर्थक शर्तें रखता है, दूसरी तरफ युद्ध भड़काने वाले जनरल को शीर्ष पदों पर बिठाकर अपनी उग्र छवि का प्रदर्शन करता है। अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार मोहसेन रेजाई जैसे उग्रवादी नेता को राष्ट्रीय सुरक्षा की कमान सौंपना स्पष्ट करता है कि ईरान आने वाले दिनों में और अधिक उकसावे वाली कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अमेरिकी सशस्त्र बल और खुफिया एजेंसियों ईरान की इस पैंतरे का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। यदि ईरान हॉर्मुज या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में कोई दुस्साहस करने की आगे कोशिश करता है तो जवाब अमेरिका तगड़ा देगा। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में जारी भीषण तनाव के बीच में ईरान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तेहरान ने एक बड़ा और कठोर फैसला सुनाया है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने यानी कि 20 जनवरी 2029 तक इंतजार करने को तैयार है, लेकिन ट्रंप प्रशासन के दबाव में आकर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ के वरिष्ठ सलाहकार माजिद शाकेरी ने तेहरान की इस रणनीतिक धैर्य यानी स्ट्रेटेजिक पेशेंस और ना युद्ध ना शांति की नीति का खुलासा किया है, लेकिन इस कूटनीतिक चीज का सबसे भयानक खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि यदि हॉर्मुज लंबे समय तक यूं ही बाधित रहता है तो वैश्विक बाजार में तेल की किल्लत बढ़ती रहेगी, भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। ईरानी रणनीतिकार माजिद शाकेरी ने सोशल मीडिया पर तेहरान के अगले कदम का रोडमैप साफ करते हुए कहा कि ईरान अब अमेरिका के साथ किसी भी सीधी टेबल टॉक के मूड में नहीं है। शाकेरी के अनुसार ट्रंप हमारे साथ किसी भी तरीके के समझौते तक नहीं पहुंच सकेंगे। हम 20 जनवरी 2029 तक का इंतजार करेंगे। असली जीत का रास्ता ना युद्ध ना शांति की प्रक्रिया को सही तरीके से मैनेज करेंगे। अभी हमारे लिए सबसे बेहतरीन रणनीति यही है कि हम इनकार करें, अनिश्चितता बनाए रखें और धैर्य दिखाएं। तेहरान का ये दांव साफ दर्शाता है कि वह डोनाल्ड ट्रंप को थकाने की लंबी कूटनीतिक चाल चल रहा है। ईरान का मानना है कि वह अगले कुछ वर्षों तक अमेरिका के आर्थिक और सैन्य दबाव को झेलेगा, लेकिन अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। ईरान हॉर्मुज से पाबंदी हटाने के लिए अमेरिका के सामने 3 ऐसी मांग रख रहा है जिन्हें वॉशिंगटन नहीं मान सकता। असंभव सा है। अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों और सैन्य कार्रवाइयों के कारण नुकसान के लिए $300 बिलियन का मुआवजा, दुनिया भर के वित्तीय संस्थानों और विदेशी बैंकों में फ्रीज की गई ईरान की अरबों डॉलर की संपत्तियों को तुरंत हटाना, साथ में मध्य पूर्व के तमाम देशों और समुद्री सीमाओं से अमेरिकी सैन्य बेस और सैनिकों को पूरी तरीके से वापस बुलाना। अब ये असंभव है कि अमेरिका इन तमाम शर्तों को मानने जा रहा है। अब इसके एवज में तमाम बातें हो जरूर रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी शर्तों को अमेरिका नहीं मानेगा, भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कितनी बड़ी क्यों ना जंग छिड़ जाए। बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। सभी देशों में महंगाई, भीषण संकट, ये तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं। भारत, चीन, जापान, यूरोपीय देश जो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए मिडिल ईस्ट के तेल पर निर्भर रहते हैं, वहाँ ईंधन की भारी कमी हो सकती है अगर इस प्रकार की चीज़ें चलती रही तो, क्योंकि यूएस मानने वाला नहीं है और ईरान अपने इन्हीं शर्तों पर अड़ा हुआ है। अमेरिका का सीधे तौर पर कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करो, लेकिन ईरान कह रहा है, अपनी जिद पर अड़ा है कि 2029 तक हॉर्मुज बंद रहेगा। और इसका मतलब ये है कि पूरा साउथ एशिया, यूरोप, इन सभी को दिक्कतें होने जा रही हैं अगर वाकई में ऐसा हो गया तो।
दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की बात होगी, क्योंकि सोमवार की रात भयानक प्राकृतिक आपदा झेल रहा देश ये दिखाई दिया। देश में 7.4 तीव्रता का एक विनाशकारी भूकंप आया और देखते देखते हंसते खेलते शहर को मलबे के ढेर में तब्दील कर गया। इस प्रलयंकारी भूकंप में 132 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 570 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। प्रभावित इलाकों में चारों तरफ चीख पुकार, अपनों को खोने का दर्द और तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। भूकंप के तेज झटकों के कारण देश भर में 86 यानी 86 बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जबकि 1500 से अधिक मकान को भारी नुकसान हुआ। आपातकालीन स्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने 5 प्रमुख शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए राष्ट्रपति ने नेशनल इमरजेंसी कमेटी की उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर व्यक्तिगत रूप से अभियानों की निगरानी शुरू कर दी है। भूकंप का सबसे खौफनाक रूप लगभग 5 लाख की आबादी वाले परेरा शहर में दिखाई दिया। यह शहर भूकंप के केंद्र से महज 64 किलोमीटर दूर भी काफ़ी दूरी पर स्थित है। किलोमीटर से भी काफ़ी कम दूरी पर स्थित है। कई इमारतें जमींदोज यहाँ हो गई, मलबे के नीचे लोग फंस गए। चारों तरफ एम्बुलेंस के सायरन सुनाई दे रहे थे और रोते बिलखते लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। गगनचुंबी इमारतें भी भरभरा कर गिरने लगी, ये स्थिति थी। बता आपको ये दें कि 52 स्कूल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। घायलों को इलाज में भी मुश्किलें आ रही हैं। सुरक्षा कारणों से देश के 7 प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ानों के संचालन पूरी तरीके से रुक गया है। आपदा की इस घड़ी में राजधानी बोगोटा के मेयर ने प्रभावित लोगों की मदद के लिए त्वरित कदम उठाए हैं। बोगोटा में 6 विशाल कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं, जहां आम नागरिकों से पीने का पानी, कंबल, पैक्ड खाना, सैनिटाइजेशन, हाइजीन, इस प्रकार की तमाम व्यवस्थाएं यहां पर किट के साथ में जमा की जा रही, ताकि रेस्क्यू के साथ साथ में लोगों का इलाज भी बेहतर तरीके से होता रहे। कोलंबिया के बार बार भूकंप की चपेट में आने का मुख्य कारण रिंग ऑफ फायर बताया जाता है। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ये वो इलाका है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। ये नाज़का, कोकोस और दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका जैसी कई विशाल टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं और सबडक्शन प्रक्रिया के तहत इनमें एक प्लेट लगातार दूसरी प्लेट्स के नीचे धंसती चली जाती है और इस प्रकार के उथल पुथल की वजह से इस प्रकार का हाहाकार मच जाता है और इस प्रकार के भूकंप के तेज झटके महसूस होते हैं।